वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स एकेडमी। दिस इज़ राहुल कुशवाहा। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेस रूल, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, फेज रूल में केवल तीन ही पैरामीटर्स होते हैं और इन तीन पैरामीटर्स को अगर आपने समझ लिया तो फेज रूल के आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आप यहाँ देख सकते हैं, आपका कौन सा है। फर्स्ट जो है वो है फेज। सेकंड कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट, सेकंड पैरामीटर कंपोनेंट होता है। और थर्ड पैरामीटर जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आप पॉइंट्स देख लीजिएगा फेज के, जैसे होमोजीनियस होता है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है, मैकेनिकल सेपरेबल पार्ट होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन होता है इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेज रूल, कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, अलग अलग हमारे पास सिस्टम होते हैं और हर एक सिस्टम के लिए फेज जो है वो अलग अलग होता है। तो पहला हमारा कैसा है, ट्रू सोल्यूशन, यानी कि पहले हम लोग पूरे सोल्यूशन की बात करेंगे। तो तीन वर्ड्स आप याद रखिएगा, एक ट्रू सोल्यूशन, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा सेचुरेटेड। ये तीन वर्ड कहीं आ जाते हैं तो आपका फेज जो है आप बस वन कर दीजिएगा। होमोजीनियस, ट्रू सोल्यूशन और सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो होमोजीनियस, ट्रू सोल्यूशन और सेचुरेटेड सोल्यूशन, इनका फेज क्या होता है, वन। एक्चुअली होता क्या है, ट्रू सोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट ना किया जा सके, जैसे शुगर सोल्यूशन। इनमें शुगर और शुगर का सोल्यूशन बना दिया, आप शुगर और वाटर को नॉर्मल कंडीशन पर सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यानी कि जब दो फेज आपस में एक साथ मिल जाते हैं, उनको सेपरेट ना किया जा सके, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो हमारा ट्रू सोल्यूशन होता है। तो फेज कितना हो जाएगा, वन। होमोजीनियस में भी सेम यही होता है। होमोजीनियस कैसा होना चाहिए, दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड आपस में ऐसे मिक्स हो जाए, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। जब कोई भी चीज मिजिबल हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है, तो फेज हो जाता है वन। और ऐसा मिक्स हो जाए उसको सेपरेट ना किया जा सके, जैसे वाटर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको सेपरेट नहीं किया तो उसके लिए फेज कितना हो जाएगा, वन। दो पोलर, देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा है दो पोलर सिस्टम। दो पोलर सोल्यूशन है और दोनों पोलर सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर, जैसे आप मतलब मान लिया HCl का ले लिया एक्वा सोल्यूशन और NaOH का भी एक्वा सोल्यूशन ले लिया, दोनों ही हमारे पोलराइज कंडीशन में मिक्स कर दो, फेज हो जाएगा वन। नॉन पोलर और पोलर का एग्जांपल होता है वाटर और अल्कोहल। वाटर हमारा पोलर होता है और अल्कोहल नॉन पोलर होता है, दोनों मिक्स हो गए, होमोजीनियस बना दिया, फेज हो गया वन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर की, अगर हिट्रोजीनियस हो, अब देखिए जहां वर्ड हिट्रोजीनियस आ जाता है, तो हिट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जितने आप सब्स्टिट्यूएंट यूज करोगे उतना ही फेज हो जाएगा। तो पोलर और नॉन पोलर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो टोटल कंस्टिट्यूएंट कितने यूज किए, दो, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर, और ये मिक्स नहीं होते हैं, तो होमोजीनियस की जगह ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस। तो इसीलिए फेज कितना होगा इनका, फेज इसलिए हो जाएगा टू। जो मिक्स ना हो, इमिसिबल जो होते हैं, मिजिबल होंगे तो फेज वन, इमिजिबल होंगे तो फेज, जितने कंपोनेंट हो वही उसका फेज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेचुरेटेड, मैंने बता दिया सेचुरेटेड, ट्रू सोल्यूशन और कौन सा, होमोजीनियस, सभी के लिए फेज कितना, वन। कोलाइडल सोल्यूशन में आते हैं, तो कोलाइडल में दो चीजें होती है हमारा, एक होता है हमारे पास में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मीडियम होता है, किस नाम से जाना जाता है इनको, जैसे हिंदी में कहते हैं परक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो ये दो चीजें होती हैं हमारे पास में, इनको अगर ये दोनों वैसे अलग अलग होते हैं। और डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सन फेज बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव मीडियम और डिस्पर्सन फेज। तो अब ये दोनों ही अलग होते हैं, तो अलग है, विजिबल नहीं होते, तो फेज वन नहीं होगा। फेज कितना होगा, जितने कंस्टिट्यूएंट है उतना ही फेज हो जाएगा। और बेसिकली क्या होता है, कोलाइडल में फेज जो होता है वो कितना होता है, लेते हैं हम लोग टू। तो याद रखिए कहीं पर भी कोलाइडल सोल्यूशन आ जाए तो फेज आपका टू होगा। मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस आपस में मिक्स हो जाती है, उनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन पर गैसेस को हम लोग मिक्स सेपरेट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जैसे हमारे सराउंडिंग में इतनी ढेर सारी गैसेस है, हम लोग हर एक गैस को सेपरेट नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन। तो गैसेस जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो फेज कितना होता है, वन। गैसेस जब आपस में मिक्स हो जाती हैं तो फेज होता है वन। गैसों में फेज चेंज तभी होगा जब किसी गैस का आप प्रेशर हाई कर दो।
जैसे यहाँ ये देखिए ए और बी दो गैसेस हैं, ए का प्रेशर इतना ज्यादा है बी के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, तो बी का फेज कुछ और होगा और ए का फेज कुछ और होगा, तब हम लोग फेज कह देंगे 2 हो गया। लेकिन जब तक प्रेशर नॉर्मल है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर कितनी भी गैस को आपस में मिक्स कर दो, लेकिन फेज हमेशा 1 ही रहेगा। गैस के केस में फेज 1। नेक्स्ट बात करते हैं गैस इन कांटेक्ट विद लिक्विड। तो गैस और लिक्विड जब कांटेक्ट में आएंगे, आप देख सकते हैं गैस अपना अलग फेज दिखाएगा, लिक्विड अपना अलग फेज दिखाएगा। तो टोटल कैसा हो गया, ये हेट्रोजीनियस हो गया, तो फेज कितना हो जाएगा 2 होगा, सिंपल सा है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड देखिए, दो सॉलिड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। आप एक ले लो चौक, दूसरा ले लो आप कुछ भी ले लो, उसी के आकार का सॉल्ट ले लो, सॉल्ट और चौक आपस में मिक्स नहीं होंगे ना। तो मिक्स, और ये हमारे पास मिक्सचर ऑफ सॉलिड जो होता है उसमें फेज क्या होता है, जितने टाइप के आप सॉलिड लोगे, जैसे मान लो चौक एक सॉलिड हो गया, सॉल्ट दूसरा सॉलिड हो गया, फेज में कहूँ इन दोनों को अगर मिलाओ तो फेज कितना हो जाएगा 2। जितने सॉलिड उतना फेज। नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, एक हमारा NaCl का सॉलिड है और एक KCl का सॉलिड है, दोनों आपस में मिक्स होंगे तो फेज कितना होगा 2, क्योंकि सॉलिड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। मिसिबल मिक्सचर हमारा होमोजीनियस नहीं होता है सॉलिड के केस में, वो हमेशा हेट्रोजीनियस ही रहता है। तो जितने टाइप के सॉलिड होंगे उतना ही उसका क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में क्या, एलॉय। एलॉय क्या होती है, मिश्र धातु जिसको कहते हैं एलॉय। एलॉय में क्या होता है, दो मेटल आपस में मिक्स हो गई, और क्या जैसे यहाँ देखिए जिंक और कॉपर आपस में मिक्स होकर ब्रॉन्ज बना लिया। और ब्रॉन्ज जो होता है उसमें आप जिंक और कॉपर को अलग अलग नहीं कर सकते हो, तो जब अलग दो चीजें अगर सेपरेट नहीं होती तो फेज कितना हो जाएगा, फेज 1 हो जाएगा, सिंपल सा। जहां सेपरेट होने की कंडीशन है तो फेज चेंज, और जहां सेपरेट ना कर पाओ तो फेज उठाकर 1 कर दो बस। होमोजीनियस में 1, सेचुरेटेड में 1, ट्रू सोल्यूशन में 1, गैसियस फेज में 1, एलॉय में 1। देखिए ये सारी पॉइंट याद रखिएगा, फिर से एक बार अपने मन में रिपीट करिए। ट्रू सोल्यूशन 1, सेचुरेटेड 1, होमोजीनियस 1, गैसियस का 1 और एलॉय में फेज 1, सिंपल सा है। अब कोई रिएक्शन अगर दी जाए तो फेज आप कैसे काउंट करेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है बस उनका फेज उठाकर लिख दो बस। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज को टोटल कर देते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन का फेज निकल आता है। तो देखिए पहला जो है हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ हम देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना, वो भी सॉलिड है, और CO2 बनी, वो गैस है। मैंने आपसे क्या बोला, जितने सॉलिड उतना फेज, यानी इसका फेज अपना खुद का 1 होगा, इसका अपना खुद का 1 फेज होगा, और इसका भी फेज 1 होगा। हमको पूरी रिएक्शन का बताना होता है तो ओवरऑल फेज कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से नीचे वाली रिएक्शन को देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड, गैस और गैस। मैंने क्या बताया था, दो गैसेस आपस में मिक्स हो जाती हैं तो इन दोनों का मिलाकर फेज कितना हो गया, 1, और इसका खुद का फेज हो गया 1, तो ओवरऑल रिएक्शन का फेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हाइड्रेटेड सॉल्यूशन की अगर बात करें यानी क्रिस्टलाइन, तो क्रिस्टल हमारे सॉलिड होते हैं, तो जितने टाइप के क्रिस्टल उतने टाइप के फेज। तो देखिए यहाँ पर इसका एक फेज, इसका एक फेज और एक फेज इसका, तो टोटल फेज कितने हो जाएंगे, 3, इस तरीके से। तो ये पहला पैरामीटर हमारा खत्म हो गया, फेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट में क्या होता है, देखिए बहुत इजी है कंपोनेंट। कंपोनेंट जैसे ये, जैसे हम लोग बात करें कि कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हो, तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला या कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंट जिसकी वजह से उस कंपाउंड में जितने भी फेज हैं सारे डिफाइन हो जाए। जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर में एक यही फॉर्मूला होता है H2O, और इसी की वजह से सारे फेज डिफाइन हो जाते हैं। यानी कि आप जो अगर सॉलिड की बात करो तब भी फॉर्मूला यही होता है, लिक्विड की बात करो तब भी फॉर्मूला यही होता है, गैस की बात करोगे तब भी फॉर्मूला यही होता है। तो एक सिंगल फॉर्मूला जो उस सब्सटेंस के सारे फेज को डिफाइन कर दे, वो हमारा कंपोनेंट कहलाता है। तो जैसे वाटर में केवल एक ही फॉर्मूला है वाटर, और मतलब H2O ही फॉर्मूला है जिसकी वजह से सारे कंपोनेंट सारे फेज डिफाइन हो रहे हैं। तो वाटर को इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 कंपोनेंट सिस्टम, केवल एक फॉर्मूले की वजह से सारे फेज डिफाइन हो रहे हैं, इसलिए 1 कंपोनेंट सिस्टम वाटर को कहा जाता है। लेकिन अब हर एक के लिए ऐसे
कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से देखिए। तो आप नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा है, कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या लिखा है, एन माइनस ई लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर n माइनस ई लिखा हुआ है, तो n क्या है और e क्या है। n होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं n, और होता क्या है, एवरी सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम सिस्टम, जिसको हम लोग सिस्टम से सेपरेट कर सकते। जैसे मान लो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो सॉलिड को अलग कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड को उठाकर अलग कर सकते हैं और गैस को हटाकर अलग कर सकते हैं, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कितने होगा, 3। ई क्या है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन देम, यानी उनके बीच में जो रिलेशन है। तो देखिए नीचे एक हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है वाटर का, वाटर के लिए हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज एन क्या होता है, मैंने बताया कि जो सिस्टम से सेपरेट हो सके, जिसको हम लोग निकाल सके। तो मान लो एक हमारे पास में कंटेनर, उसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो सॉलिड को उठाकर अलग कर सकते हैं, लिक्विड को उठाकर अलग कर सकते हैं, गैस को वहीं रहना तो कंटेनर में रहेगी, तो सब कुछ अलग अलग हो गया। जैसे एक कंटेनर के अंदर आपने आइस डाल दी, आपने वाटर ले लिया, और एयर में हमारे पास में वाटर वेपर्स होंगी, तो हमारे पास गैसेस भी होगी। तो आइस निकाल कर अलग कर दी, वाटर निकाल कर अलग कर दिया, कंटेनर में केवल क्या बचा, गैस बच गई। तो तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सेपरेट हो जाए वही हमारा एन होता है। तो 3 चीजें यहाँ सेपरेट हो सकती हैं। अब रिलेशन देखिए, तो एक रिलेशन देखिए ये है, और एक रिलेशन ये है। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के साइन होते हैं वही रिलेशन होते हैं। तो यहाँ 2 रिलेशन है ओवरऑल, तो ई की वैल्यू 2 हो गई। कंपोनेंट निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू एन माइनस ई करेंगे, तो एन की वैल्यू 3, उसकी वैल्यू 2, सॉल्व कर लिए, कंपोनेंट बना गया। देखिए वाटर कैसा होता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है। अब देखिए जैसे इसमें अब देखें, तो सबसे पहले फेज की बात करते हैं। फेज कितना, 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, टोटल ओवरऑल रिएक्शन का कितना फेज हो गया, 3। अब हम लोग बात करते हैं कि किसको किसको सेपरेट कर सकते हो। तो देखो 2 सॉलिड हैं, तो सॉलिड को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इसको भी अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग किया जा सकता है, और इसको भी कर सकते हैं, यानी तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। गैस गैस सेपरेट नहीं होगी, पहले सुन लो, गैस गैस सेपरेट नहीं होगी, सॉलिड सॉलिड सेपरेट आसानी से हो जाते हैं। तो कितना, 3 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या रिलेशन की बात करते हैं, ई ई क्या है, रिलेशन। तो देखो एक ही तो रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है, इसीलिए रिलेशन कितना हो गया, 1। अब कंपोनेंट निकालना, फॉर्मूला एन माइनस ई लगा देते हैं। एन की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू 1 है, कितना आ गया, 2। तो अगर कहें ये रिएक्शन का कंपोनेंट कितना है, तो कंपोनेंट हो गया 2। बहुत इजी है, आराम से करिए, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो 3 पैरामीटर थे हमारे, हम लोगों ने फेज निकाल लिया, कंपोनेंट निकाल लिया। अब थर्ड पैरामीटर पे चलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए गिब्स ने एक फेज रूल दिया, जिसका नाम ही पड़ गया गिब्स फेज रूल। अब होता क्या है, फॉर्मूला एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस 2। पहली चीज आप याद रखिए कि दिया किसने था, गिब्स ने। दूसरा फॉर्मूला आप याद रखिए, एफ इक्वल टू एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टी। पी होता है फेज, कैलकुलेट ऊपर करना सीख गए हम लोग। सी कंपोनेंट, ऊपर कैलकुलेट करना सीख गए। बचा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जब आपको फेज पता है, कंपोनेंट पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो निकल ही आएगी आसानी से। अब इसी वाले फॉर्मूले को बाद में मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करने के बाद इसका नाम रख दिया गया रिड्यूस्ड फेज रूल। तो रिड्यूस्ड फेज रूल में इस 2 की जगह क्या हो जाता है, 1, बाकी कोई चेंज नहीं है, 2 की जगह बस 1 कर दिया गया ये। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब सपोज आप सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के बाद एफ की वैल्यू निकालना है। एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सपोज आपकी एफ की वैल्यू 0 आई, तो सिस्टम का नाम क्या कहलाता है, इनवेरिएंट। एफ की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट। और एफ की वैल्यू अगर 2 है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, बाईवेरिएंट। इस चीज को याद रखिएगा कि आपसे पूछ देगा, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0 देन द सिस्टम इज इनवेरिएंट, मोनोवेरिएंट, डाईवेरिएंट, ऐसे आए। तो 0 पर इनवेरिएंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसका आप आंसर मेरे को दीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 1 कंपोनेंट सिस्टम देन द फेज रूल इज। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। कंपोनेंट 1 है, तो आपसे पूछा गया है फेज रूल क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में अब हम लोग ऊपर जो 1 कंपोनेंट सिस्टम देखा था, उसके लिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है।
तो वन कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, वो आइस भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, और वाटर हमारा वेपर में भी हो सकता है। तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं, आप जब सॉलिड से गैस की तरफ जाओगे, तो सॉलिड से गैस में जाना सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। आइस से वाटर की तरफ जाओगे तो क्या कहलाता है, आइस से वाटर की तरफ जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, आइस से वाटर की तरफ उसको बोलते हैं, या मेल्टिंग बोल सकते हैं कि मेल्ट हो रही है। और वाटर से अगर गैस में कन्वर्ट हो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो टोटल 3 कर्व होते हैं यहाँ पर। फेज रूल देख सकते हैं, कंपोनेंट यानी सी की वैल्यू जो आप 1 रख देंगे तो फेज रूल हमारा ये निकल के आता है। ओ ए फिगर में देख सकते हैं, ओ ए आपको दिख रहा होगा, ओ ए को बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। जो वाटर और वाटर वेपर के बीच का है उसको वेपराइजेशन कर्व। ओबी को हम लोगों ने बोला सब्लिमेशन कर्व। ओबी देखिए वाटर और वेपर के बीच में, मतलब सॉलिड यानी आइस और वाटर वेपर के बीच में, इसलिए सब्लिमेशन। और ओसी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट भले ही ना याद रहे, आपको याद क्या रखना है, ये जिस पे मैंने स्टार लगाया क्या, फेज रूल। दूसरा, इस वाले पॉइंट को देखो, जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। फिगर में आप देख सकते हैं पॉइंट ओ जो है उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और ट्रिपल पॉइंट पर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 0। क्योंकि पॉइंट ट्रिपल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है ट्रिपल पॉइंट पर, वो वहां पर सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस होता है। यानी कि ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों एग्जिट करते हो, वो हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। ठीक। तो देखिए ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि आ पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैस all three phases are exist। पॉइंट ओ इन फिगर। डिग्री ऑफ फ्रीडम देख सकते हैं कितनी, 0। और इस कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरीके से ये तो वन कंपोनेंट सिस्टम था। अगर हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है टू कंपोनेंट सिस्टम। तो देखिए ये टू कंपोनेंट सिस्टम है, और लिया क्या गया है हम लोगों ने यहाँ पर, सिल्वर और लेड का लिया गया, पीबी और एजी का सिस्टम लिया गया है। ये सिल्वर और लेड और सिल्वर का लिया गया। तो टू कंपोनेंट है तो सी की वैल्यू आप 2 रखेंगे, और जैसे 2 रखेंगे तो फेज रूल हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आया था जिसको ट्रिपल पॉइंट कहा था, ऐसे ही टू कंपोनेंट सिस्टम में एक होता है इयोटेक्टिक पॉइंट बोला जाता है इसको। और इयोटेक्टिक पॉइंट को हम लोग क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं। तो याद रखने की चीज क्या है, इस फिगर में ये जो बी पॉइंट है यही हमारा कहलाता है इयोटेक्टिक पॉइंट। अब ये इसका टेम्परेचर कितना होता है आप देख सकते हैं, 303 डिग्री, 303 डिग्री पर इयोटेक्टिक पॉइंट हमको मिलता है ये। तो इसी को क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं। तो आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा है पॉइंट बी दैट, पॉइंट बी को बोला गया है दैट पॉइंट एट विच लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एग्जिस्ट, जहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, इट इज कॉल्ड क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड। और इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 0 होती है। इस तरीके से एक और हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, वो है बिस्मिथ और कैडमियम। तो बिस्मिथ और कैडमियम क्या है, हमारा टू कंपोनेंट सिस्टम है। इसका इयोटेक्टिक पॉइंट कितने पर आता है, 146 डिग्री पर आता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इयोटेक्टिक पॉइंट पे आपको याद क्या रखना है कि पहला 303 डिग्री पर था लेड और सिल्वर का, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 थी। अब कुछ चीजें और भी आती हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पर क्या हो जाए, जहां पर फेज चेंज होता है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मे भी आ सकता है एग्जाम में पूछ दे आपसे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। तो ये जितना भी हमारे पास में था मैंने आपको बता दिया। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और इसके बाद जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।